आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विनायक वत्स। और डिले माइलस्टोन क्या होते हैं? डिलेड माइलस्टोन्स ना बच्चों में होता है एक्चुअली। जब हम बर्थ होता है तो उसके बाद कुछ हमारे वो होते हैं स्टेप्स होते हैं डेवलपमेंट के, तो उसे ही कहते हैं डिलेड माइलस्टोन। का मतलब है कि वो जो स्टेप्स आने थे एक पर्टिकुलर टाइम में वो नहीं आए। जैसे कि हाइट का कंट्रोल करना, बच्चे का अपने आप बैठना, चलना, बोलना, ये सब माइलस्टोन्स होते हैं। तो सर क्या फिजियोथेरेपी सिर्फ चोट लगने के बाद ही लेनी चाहिए या एक प्रिवेंशन के लिए आप पहले भी ले सकते हो? मैम जैसे जो मैं अपना जो मेरा वो है, मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो हम वेट नहीं करते कि हमारे किसी एथलीट को, किसी प्लेयर को चोट लगे तभी हम काम करेंगे। हम उनका मदद करते हैं कि उनको अगर कोई इश्यू आ रहा है किसी परफॉर्मेंस में, तो हम उसको चीज़ को करेक्ट करने में उनकी हेल्प करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करने में उनकी हेल्प करते हैं, उनकी ट्रेनिंग के साथ हम रहते हैं और उसको चीज़ को परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो ये कहना गलत है कि कोई चोट लगने के बाद, कोई सर्जरी के बाद या कोई रेफरेंस के बाद ही फिजियोथेरेपी कराना जरूरी है। आपको लगता है आपको ओवरऑल अपनी वेलनेस चेक करनी है तो आप थेरेपी करा सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचवीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विनायक वत्स। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर विनायक वत्स। मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूं जो इंदिरापुरम गाजियाबाद में वर्किंग है। मैं इससे पहले कई हॉस्पिटल्स में वर्किंग था, अभी मैं अपना क्लिनिक रन कर रहा हूं। तो सर कितना टाइम हो गया ओवरऑल आपको अपने इस फील्ड में? मेरे को मैम एक्सपीरियंस हो गया, 6 साल से ज्यादा हो गया काम करते हुए। अच्छा। और अभी कुछ टाइम से क्लिनिक अपना चला रहा हूँ। तो सर फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें क्या कॉमन डिफरेंस है? मैम डिफरेंस कॉमन ये होता है कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एक स्पेशलाइजेशन है। इसमें हम मेनली जो ट्रीट करते हैं वो एजिलिटी एक्सरसाइजेस के लिए ट्रीट करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रीट करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसे बिल्डअप कर सके। नॉर्मल फिजियोथेरेपी में हम ओवरऑल चेंजेस को ट्रीट करते हैं, ओवरऑल पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। मेन डिफरेंस ये होता है। तो फिजियोथेरेपी के द्वारा किसी की भी मसल्स की रिकवरी या किसी भी पेन की रिकवरी कैसे की जाती है? मैम इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। इस पे मैनुअल थेरेपी आता है। सबसे पहले इसमें आता है असेसमेंट। हम पेशेंट को असेस करते हैं, पेशेंट की दिक्कत क्या है, पेशेंट से उसके बारे में पूछते हैं, उसकी दिक्कत का पूरा आकलन करते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं है। फिर उस हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है। कई बार वो मस्कुलर नॉर्मल मसल टेंशन से होता है, कई बार उसको कोई एनाटॉमिकल बैक पेन हो रहा है। एनाटॉमिकल बैक पेन का मतलब हो गया, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि कोई सिटिंग वाला पर्सन है, जैसे जिनके लॉन्ग आवर सिटिंग है, उनको बैक पेन है। तो हमें ये देखना होता है ये बैक पेन आया किस वजह से, उनकी बोन्स में कोई चेंजेस तो नहीं है, उनका मसल डिसबैलेंस तो नहीं है। ये सब चीजें करके फिर हम उनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। सर इसके अलावा क्या हमेशा फिजियोथेरेपी किसी डॉक्टर के से कंसल्ट लेके ही करानी चाहिए, या अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन है या क्रोनिक पेन है तो भी वो एक बार कंसल्ट कर सकता है, फिजियोथेरेपी ले सकता है? मैम आज ये पहले बहुत चलता था कि कंसल्ट विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट रेफरेंस नहीं होगा, बट अब चीजें बदल रही हैं। खासकर आफ्टर कोविड लोग फिजियोथेरेपी को जान रहे हैं, तो अब हमारे पास पेशेंट डायरेक्ट आते हैं और आ भी सकते हैं पेशेंट डायरेक्ट। तो सर क्या फिजियोथेरेपी सिर्फ चोट लगने के बाद ही लेनी चाहिए या एक प्रिवेंशन के लिए आप पहले भी ले सकते हो? मैम जैसे जो मैं अपना जो मेरा वो है, मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो हम वेट नहीं करते कि हमारे किसी एथलीट को, किसी प्लेयर को चोट लगे तभी हम काम करेंगे। हम उनका मदद करते हैं कि उनको अगर कोई इश्यू आ रहा है किसी परफॉर्मेंस में, तो हम उसको चीज को करेक्ट करने में उनकी हेल्प करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करने में उनकी हेल्प करते हैं, उनकी ट्रेनिंग के साथ हम रहते हैं और उसको चीज को परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो ये कहना गलत है कि कोई चोट लगने के बाद, कोई सर्जरी के बाद या कोई रेफरेंस के बाद ही फिजियोथेरेपी कराना जरूरी है। आपको लगता है आपको ओवरऑल अपनी वेलनेस चेक करनी है तो आप थेरेपी करा सकते हैं। सर जैसे आपने बताया कि आपके जो एथलीट्स होते हैं बेसिकली उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। एक तो उनके मैचेस का प्रेशर रहता है, फिर अगर गलती से कोई इंजरी हो जाए तो उसके ठीक होने का प्रेशर हो गया। तो उस केस में आप उन्हें मेंटली कितना स्टेबल करते हो वहां पे? मैम मेंटली स्टेबल बहुत करना पड़ता है एथलीट को। एथलीट का करियर ही उसके एक गेम पे बना हुआ है। बिल्कुल। वो एक मैच अभी अगर हार गया तो उसको वो डिमोटिवेट हो जाता है। बट एक बहुत अच्छी बात होती है एथलीट्स को, जो एक स्पोर्ट्स उसमें भी कहते हैं कि सेल्फ डेडिकेशन कितना है उनका, वो कितने डेडिकेटेड है। जो बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होते हैं वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं और अपने आप को ओवर पावर करते हैं। हम उनको हेल्प करते हैं कि रिकवरी में हेल्प करते हैं।
तो डे टू डे रिकवरी देख के एथलीट भी खुश होता है और मुझसे भी लगता है कि हाँ वो दोबारा अपने काम कर सकता है। इसके अलावा सर जैसे एक होता है ना कि जो भी आपके पेशेंट रहते हैं उन्हें फिजिकली ठीक करने के बजाय आपको मेंटली भी उन्हें ठीक करना पड़ता है, उन्हें आपको काउंसलिंग भी देनी पड़ती है, एज अ काउंसलर भी बनना पड़ता है थेरेपिस्ट के साथ साथ। तो क्या आप वहां पे भी पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभाते हो? मैम बिल्कुल निभानी होती है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें पढ़ाया भी जाता है कि आपको पहले पेशेंट्स की मेंटेलिटी भी समझनी है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कई बार जो एजिड पेशेंट होते हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कुछ पेशेंट्स में देखा है मैंने आज तक के अपने करियर में, वैसे ठीक है वो, बट उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, तो उनसे बात करके ही वो आधे ठीक हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें पेशेंट से बात करें, उसकी चीजों को समझें, उसकी क्या दिक्कत है क्या नहीं, और उसके हिसाब से फिर अपना ट्रीटमेंट और उससे उसको कैसे हम दिलासा दे सकते हैं, कैसे उसे बढ़ावा दे सकते हैं चीज ठीक करने के लिए, वो देखना होता है। सर इसके अलावा डिले माइलस्टोन क्या होते हैं? डिलेड माइलस्टोन्स में बच्चों में होता है एक्चुअली, जब हम बर्थ होता है तो उसके बाद कुछ हमारे वो होते हैं स्टेप्स होते हैं डेवलपमेंट के, तो उसे ही कहते हैं डिलेड माइलस्टोन। का मतलब है कि वो जो स्टेप्स आने थे एक पर्टिकुलर टाइम में वो नहीं आए हैं। जैसे कि हाइट का कंट्रोल करना बच्चे का, अपने आप बैठना, चलना, बोलना, ये सब वो होते हैं माइलस्टोन्स होते हैं जो बच्चा अकर करता है। तो इसमें अगर कुछ कमी आ रही है, हल्का बहुत, अगर थोड़ा बहुत टाइम का डिले है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इससे ज्यादा डिले हो रहा है, सपोज जैसे हम बोलते हैं कि 9 से 12 महीने में बच्चा अपना पहला वर्ड बोलता है, बट अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर ये कहीं ना कहीं डिलेड माइलस्टोन है, आपको उसको एसेस करना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को भी आप प्रिवेंट करते हो, या जैसे पेरेंट्स भी आपके पास आते हैं अपने बच्चों को लेके? जी मैम आते हैं, उसमें हमारा एक चार्टिंग होता है, हम उनके हिसाब से उनकी ग्रेडिंग करते हैं, बच्चे की उम्र के हिसाब से बच्चे का क्या डेवलपमेंटल स्कोर है वो देखा जाता है। इसमें हम पीडियाट्रिक्स के साथ मिलके उनका एक ओवरऑल एक चार्ट बनाते हैं कि उससे पता चले कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसी है और कितनी हुई है। अगर बच्चा टाइम पे बोलना, जैसे आजकल बहुत ज्यादा देखा जाता है कि बच्चा टाइम पे नहीं बोल रहा, टाइम पे नहीं चल रहा, तो लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, आगे चल के थोड़ा ठीक हो जाएगा, या पेरेंट्स के साथ उन्हें कंपेयर करने लगते हैं, पेरेंट्स के बचपन के साथ कंपेयर करने लगते हैं। तो वहां पे पेरेंट्स का, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, उनका क्या वो होना चाहिए? देखिए अगर थोड़ा बहुत देरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर डिले बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको ये चीज देखनी होगी। ये पेरेंट्स को समझना होगा कि हर चीज को हम ऐसे नहीं सोच सकते कि जो बचपन में हमारे साथ हुआ वही बच्चे के साथ होगा, तो हमें उस चीज को नोटिस करना होता है। अगर टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लग रहा होता है तो हमें उस चीज को फिर अपने पीडियाट्रिक्स से मिले, जो भी उनके डॉक्टर हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिले, फिजियोथेरेपिस्ट से मिले। अगर बोलने वाली बात है तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास आप डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। सर इसके अलावा, जैसे अब हमने बच्चों की बात करी, अब थोड़ा सा खान पीन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आजकल का जो टाइम है, हमारा लाइफस्टाइल, मतलब मोस्टली लोगों का लाइफस्टाइल जो है डिसबैलेंस हो चुका है। तो आप वहां पे क्या सजेशन देते हो? वहां पे लोगों को किस तरीके से लाइफस्टाइल का सजेशन दिया जाता है? लाइफस्टाइल में हम बहुत छोटी छोटी चीजें करके भी मॉडिफाइड हो सकता है जिससे हम अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं। जैसे थोड़ा बहुत सैर करना, घूमना, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स लेना, थोड़ा खाने में अपना प्रॉपर डाइट लेना। प्रॉपर डाइट का मतलब है जिसमें मिनरल्स हो, आपका ग्रीन वेजिटेबल्स हो, प्रॉपर प्रोटीन हो, कार्ब्स हो। ये नहीं कि प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। इसके अलावा जैसे आजकल हम देखते हैं कि आजकल ज्यादातर काम जो होता है वो बैठकर होता है, खासकर फीमेल्स हैं चाहे मेल्स हैं, बैठकर काम ज्यादा किया जाता है। तो जिस वजह से सर्वाइकल का पेन होना, जो नेक पेन रहता है, बैक पेन होना, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया और बहुत ज्यादा सीवियर होता है कितनी बार। तो वहां पे पेशेंट को किस तरीके से एक्सरसाइज बताई जाती है, किस तरीके से आप सजेस्ट करते हो? मैम अब ये तो नहीं बोलेंगे कि अपना काम छोड़ दो, आपको बीच बीच में अपने आप को थोड़ा सेल्फ वो करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। सेल्फ ट्रेनिंग का मतलब है कि जैसे अगर 8 घंटे की आपकी सिटिंग है तो एवरी आवरली आप एक छोटा सा स्टेप लो, उठो, खड़े हो, वहां से थोड़ा वॉक करो। उसके बाद आप अपना थोड़ा नेक का मूवमेंट करिए, स्ट्रेचिंग करिए, शोल्डर का मूवमेंट करिए, ये सब करिए। पानी पीजिए ज्यादा से ज्यादा बैठे हुए। इसके अलावा एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप कितना जरूरी है और कब कराना चाहिए? हेल्थ चेकअप मैम बहुत जरूरी है, और आजकल की डेट में जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है इसमें तो एक पहले हम एवरेज बोलते थे कि 30 से पहले वंस इन अ वाइल, बट मैं बोलूंगा अब तो ट्वाइस इन अ वाइल हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जो मैं अभी सिनेरियो देख रहा हूँ।
इसके अलावा सर एक चीज और देखी जाती है, जैसे आजकल का जो टाइम है बेसिकली खासकर हमारी जो यंग जनरेशन है जिम की तरफ बहुत ज्यादा मोटिवेट होती जा रही है। जिम अच्छा भी है बट कितनी बार ऐसा होता है कि उनका ओवर वेट उठाना या कितनी बार ओवर एक्सरसाइजेस करना उनके लिए हानिकारक हो जाता है कि क्रैम्प्स आ जाते हैं, स्ट्रेन्स आ जाते हैं। तो उन पर्सन को आप किस तरीके से कैसे ठीक करते हो और क्या सजेस्ट करते हो? जिम बुरा नहीं है, जिम बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिसमें हम फिजिकली फिट रहते हैं, वेट ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। बट उसको करने का एक तरीका होता है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट होता है। जिम जब भी करे, जो भी है, वेट अपने बॉडी के हिसाब से ले, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ले। हमारे स्पोर्ट्स में कहते हैं 1 RPM, कहते हैं 1 RPM एक टर्म होता है, हम उसे कैलकुलेट करते हैं पेशेंट का। उसके हिसाब से फिर हम पेशेंट को या एथलीट को वेट देते हैं, उससे फिर उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये नॉर्मली हम आकलन कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर 5 किलो उठा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं 1 महीने तक 5 किलो उठा लिया, तो अब मैं नेक्स्ट मंथ फिर मैं उसे 10 किलो पे या 21 डेज बाद, नॉर्मली 21 डेज बाद बोलते हैं। जिम करने से कोई दिक्कत नहीं है, बट जिम में इंजरी के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरा ज्यादा वेट उठा रहा है, मैं भी उठाऊंगा। जिम के साथ आपको प्रॉपर डाइट लेना होता है, प्रॉपर स्लीप लेना होता है। अगर वो नहीं है तो आपकी इंजरी होगी ही होगी। सर ऐसा कहा जाता है अक्सर जब स्पोर्ट्स का जो कोई पर्सन होता है तो क्या होता है कि स्पोर्ट्स खेल रहा है कोई तो उसको चोट भी लगेगी, इंजरी भी होगी, बट उस टाइम पर सजेस्ट किया जाता है कि आप आराम कर लो, आप घर पे बेड रेस्ट पर हो जाओ। तो उन लोगों को क्या आप सजेस्ट करते हैं? बिकॉज एथलीट्स हैं, उन्हें मैदान में तो आना ही पड़ेगा, जब उनकी वो चीज पूरी, उनकी पूरा करियर है उस पर डिपेंड करता है। तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करते हो? बेड रेस्ट बहुत जरूरी है, मसल रिपेयरिंग के लिए, टिश्यू रिपेयरिंग के लिए बेड रेस्ट, प्रॉपर स्लीप, ये बहुत जरूरी है। बट उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी भी बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी मेडिकल की एक ऐसी ब्रांच है जो आपकी हीलिंग में हेल्प करती है, आपकी हीलिंग की प्रोसेस को बढ़ाती है। इस वजह से सिर्फ बेड रेस्ट करना कि नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा, उससे चीजें ठीक नहीं होती हैं। वो कहीं ना कहीं एक फेज रह ही जाता है आपके मसल्स का, आपकी टेंडन्स का या लिगामेंट, जो भी जिसमें भी इंजरी हुई है, तो उसके साथ फिजियोथेरेपी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सोशल मीडिया का आज के टाइम पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है? जैसे आजकल हम देखते हैं कि कोई भी, मतलब इवन हम भी हैं, तो अगर हम कभी किसी से कंसल्ट करने जाते हैं तो हम पहले गूगल पे जाएंगे या कुछ वीडियोस पहले सर्च करेंगे, उसके बाद ही हम कंसल्ट के जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो कितना प्रभावी है किसी भी फील्ड में? सोशल मीडिया आजकल एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी हो गया किसी भी फील्ड में, चाहे वो मेडिकल हो, एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी हो। बट उस चीज को देख के अपने आप को सोचना कि हमारे साथ भी यही हो रहा है, हमारा भी ऐसा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। बॉडी टू बॉडी ट्रीटमेंट वेरी करता है। क्या पता जिसका वीडियो बनाई हो उसका ट्रीटमेंट कितने दिन से चल रहा हो, उसकी एक्सरसाइज में और आपकी एक्सरसाइज में कितना फर्क हो सकता है, उसकी कंडीशन कैसी है, आपकी कैसी है, ये कुछ नहीं कह सकते आप। तो सोशल मीडिया इज गुड, बट उससे ये सोचना कि हाँ ऐसा ही सब होता है, ये जरूरी नहीं। सर अभी तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा केस जो आपको बहुत ज्यादा याद हो या आप हमारे साथ शेयर भी करना चाहते हैं, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? मैम ऐसे बहुत से केस हैं। एक केस था कोविड का, थोड़ा मजाकिया भी था। मैं आईसीयू ड्यूटी में था कोविड में, मैं वहीं पे रहता था 12 घंटे, बिल्कुल पीपीई किट में हम सब रहते थे। तो एक आंटी थी, उनकी मतलब आखिरी सांसें चल रही थी। हमने उनकी फैमिली को बता दिया कि भाई आंटी की आखिरी सांसें चल रही हैं, आप आ जाइए, पेपर वर्क। हम भी पेपर वर्क अपना पूरा प्रॉपर करने लगे, उनका सब मशीन, वेंटिलेटर सब हटा दिया। आंटी अचानक से एकदम खड़ी हो गई। हम भी शॉक में थे, ये क्या हो रहा है। फिर मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? इतना ही तो मैजिक है। ये हमें भी नहीं पता। एंड शी सर्वाइव्ड फॉर आई थिंक मोर देन अ ईयर, शी सर्वाइव्ड आई थिंक। मतलब मेरे को प्रॉपर नहीं पता है कि कुछ गलत हो जाए, मैं उसके बाद छुट्टी पे चला गया था कुछ दिन, बट हाँ मैंने ये अपने सामने देखा था आईसीयू में। तो आप लोग तो शॉक्ड हो गए होंगे, डॉक्टर्स भी? हाँ शॉक्ड हो गए थे, मैं और मेरे एक डॉक्टर थे। मैं तब स्टार्टिंग ही थी, हम दोनों गए आंटी के पास, आंटी के पैर भी छुए, आंटी आशीर्वाद दीजिए। इसी के साथ कोई एडवाइस या कोई मैसेज जो आप अपने पेशेंट को देते हो और आज हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए हमारे दर्शकों को भी देना चाहते हो? हमेशा खुश रहें, स्ट्रेस लेने की कोई नीड नहीं है। स्ट्रेस लेने से या रोने से, सिर पीटने से कुछ नहीं ठीक होगा। ठीक होगा सॉल्यूशन से ही। सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब आप मेंटली फिट हो। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू। थैंक यू मैम।